गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या चीज़ होता है। तो हमने बताया कि जो तार के पदार्थ होते हैं वह तार में से होकर के विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या होता है? जो तार के पदार्थ होते हैं वह तार में से होकर के विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस उत्पन्न बाधा को हम तार का प्रतिरोध कहते हैं। फिर आपने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध कि यह किसी पदार्थ का निज गुण है। अगर किसी पदार्थ का 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट परिच्छेद का एक तार ले लिया जाए तो उसके सिरों के बीच जो प्रतिरोध होगा वही उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। अब हमारा टॉपिक है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो जो सेल होता है उस सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है। ये मान लीजिए आपका सेल है, वैद्युत सेल है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक वैद्युत सेल है। आप डॉटेड संरचना से भी बना सकते हैं। ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। ये आंतरिक प्रतिरोध का चित्र हमने बना दिया और यहाँ पर कोई मान लीजिए बल्ब लगाया गया है। ये बल्ब का प्रतिरोध R है, या इसको प्रतिरोध ही लगा लो, R है। अब कहीं कुंजी लगा दो। अब क्या होगा कि इस संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा बहेगी। हम मानते हैं इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वह E है और जो परिपथ में धारा बह रही है वह I है। तो हम एक चीज जानते हैं कि एकांक आवेश को एकांक विभवांतर के बीच प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य प्रतिरोध के खिलाफ किया गया कार्य होता है और वही किया गया कार्य ही प्रतिरोध को दर्शाता है। यानी कि जो शक्ति क्षय होती है किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच किसी आवेश को चलने में, हम शॉर्ट में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कह सकते हैं कि सेल के घोल में भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। या विद्युत धारा के प्रवाह में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न की गई बाधा
ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई वैद्युत सेल है और वैद्युत सेल से धारा ली जा रही है तो धारा के मार्ग में दो प्रकार की बाधा उत्पन्न होगी। एक बाधा जो बाह्य परिपथ के तार द्वारा उत्पन्न की जाएगी, इसे हम कैपिटल आर कहेंगे। और जो सेल का घोल होगा वह सेल का घोल भी विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और इस बाधा को हम आंतरिक प्रतिरोध सेल का आर कहते हैं। अब चूंकि ये वाला और ये वाला दोनों प्रतिरोध एक तार द्वारा सीधे जुड़े हुए हैं, इसे इसके श्रेणी क्रम का संयोजन कहेंगे। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये बराबर हो जाता है R प्लस स्मॉल r। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल ये बराबर दिया गया है कैपिटल E। प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा ये बराबर हो गया I। तो I बराबर E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यह किसी सेल द्वारा परिपथ में भेजी गई धारा का सूत्र है और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको सेल का बाह्य प्रतिरोध परिपथ का प्रतिरोध पता है, सेल का विद्युत वाहक बल पता है और परिपथ में बह रही धारा का मान पता है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है तो क्या बताएंगे आप कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में सेल के घोल द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। चूंकि यह प्रतिरोध है इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होता है। तो आप क्या किए कि आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लिए और आंतरिक प्रतिरोध पढ़ने के बाद आपने पढ़ लिया कि अगर हमको सेल का विद्युत वाहक बल पता हो, परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा का मान पता हो, तो हम उसकी सहायता से कैसे आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। इस पर सूक्ष्म क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है प्रतिरोधों का संयोजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए, ध्यान देने की बात है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या चीज होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन पहले तो ये जान लीजिए कि क्यों किया जाता है। तो हमको विभिन्न प्रायोगिक कार्यों के लिए धारा की नियंत्रित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम सूक्ष्म या बड़े प्रतिरोध का उपयोग करते हैं धारा के मार्ग में।
तो धारा के मार्ग में प्रतिरोध का उपयोग करके हमको जितनी धारा की आवश्यकता होती है उतनी धारा प्राप्त कर लेते हैं। तो विभिन्न मात्रा की धारा प्राप्त करने के लिए परिपथ में प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। इनके जोड़ने या संयोजन करने की दो विधियां हैं। एक विधि होती है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरी विधि होती है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। गौर करने की चीजें हैं कि जब हमको प्रतिरोधों को जोड़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन करना है, तो प्रतिरोधों के संयोजन की दो विधियां होती हैं और उन दो विधियों में एक विधि का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कि प्रतिरोधों को श्रेणी के क्रम में जोड़ना, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो हम लोग चर्चा किस पर करने जा रहे हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से। तो बात होने जा रही है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन माने होता है जोड़ना, एडिशन, ठीक है। तो श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। सीढ़ी क्या होता है, देखो जैसे ये सीढ़ी है तो इसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, यानी कि जो सीधे सीधे एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं या सीढ़ी क्रम कहते हैं। तो हम चित्र पहले बना लेते हैं, फिर इस पर लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, और इनको श्रेणी क्रम में एक परिपथ से जोड़ दिया गया है, ऐसे जोड़ दिया गया है। अब हम मान लेते हैं कि यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। बिंदु A और बिंदु B सीधे सेल से जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं सीधे बाह्य परिपथ से जुड़े हुए हैं। यहां एक आप कुंजी लगा दो। क्या होगा कि हमने मान लिया कि बिंदुओं A और B के बीच जो विभवांतर है वह कैपिटल V है। हम ये मानते हैं कि स्मॉल I धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, तो I धारा यहाँ भी होगी, 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 फिर परिपथ में I ही धारा बहेगी। यानी कि इन तीनों प्रतिरोधों R1, R2 और R3, इन तीनों प्रतिरोधों में से एक समान धारा I ही बह रही है। हम मान लेते हैं कि प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 है, और प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। तो क्या किया हमने कि लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि मान लिया 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़े हुए हैं कि प्रतिरोध R1 का पहला सिरा बिंदु A से, दूसरा सिरा प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B के बीच जुड़ जाते हैं। मान लिया बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर है वह V है, तथा
प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2, प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। तो विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर के। तो V1 इज इक्वल टू हो गया I इंटू R1, V2 इज इक्वल टू हो गया I इंटू R2, V3 इज इक्वल टू हो गया I इंटू R3। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तो हो जाएगा V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब क्या करते हैं, यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इस प्रकार प्राप्त करें, इस प्रकार प्राप्त करें कि उसे बिंदुओं A और B के बीच जोड़ने पर परिपथ में धारा I तथा A और B के बीच विभवांतर B हो, विभवांतर V हो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। मान रखने पर तो इसका मान यहाँ पर आप रख देंगे V की जगह पे, तो क्या हो जाएगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। हम क्या करते हैं, I को बाहर लिख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में R लिख लेते हैं। इसमें तीनों में I कॉमन है तो I को बाहर ले लेते हैं, तो ये बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों पक्षों से I को अगर हमने काट दिया तो हमारे पास आ गया कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हुआ, व्याख्या क्या लिखोगे, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग मानों के योगफल के बराबर होता है। क्या आपका निर्णय निकल के आया कि जो अगर कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हों तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है उन प्रतिरोधों के अलग अलग मानों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से समझिए। हम क्या करते हैं, एक परिपथ ले लेते हैं, इस परिपथ में एक सेल लेते हैं, एक कुंजी लगाते हैं,
बिंदु ए से एक प्रतिरोध R1 जोड़ते हैं, R1 के दूसरे भुजा को प्रतिरोध R2 के पहले भुजा से जोड़ देते हैं, प्रतिरोध R2 के दूसरी भुजा को प्रतिरोध R3 के पहली भुजा से जोड़ देते हैं और R3 की दूसरी भुजा को बिंदु B से जोड़ देते हैं। हम क्या देखते हैं कि बिंदु A और B के बीच विभवांतर B इस सेल के विभवांतर के बराबर है। हम मान लेते हैं ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है। हम देखते हैं कि पूरे परिपथ में I धारा बहती है, तो I धारा R1 से भी बहेगी, I धारा R2 से भी बहेगी, I धारा R3 से भी बहेगी। हम ये देखते हैं कि जो R1 प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच का विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच का विभवांतर V2 है और R3 जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच का विभवांतर V3 है। विभवांतर की परिभाषा से V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, विभवांतर जो होता है वह बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ओम के नियम से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 बराबर हो गया IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। जब इस मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। अब हम कहते हैं कि यदि हम तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध, तुल्य माने बराबर, उसके लगभग बराबर, जैसे तुल्य माने तराजू पे एक तरफ सामान रखते हो और एक तरफ क्या करते हो, बांट रखते हो, तो जितना बांट होता उतने वजन का आप सामान देते हो। ऐसे ही इन प्रतिरोधों की जगह पर एक सिंगल प्रतिरोध जो बिल्कुल इसी के बराबर हो, तो तुल्य प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इस प्रकार प्राप्त करें कि इसे बिंदुओं A और B के बीच जोड़ने पर परिपथ में धारा जो पहले बह रही थी I, वही धारा फिर बहे, I ही रहे, तथा A और B के बीच विभवांतर क्या हो जाए, V हो जाए, जो कि पहले था। कह रहे हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। ये कैसे होगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ये ओम के नियम से हो जाएगा। तो IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन ले लिया, R बचा, I कॉमन लिया तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I से I को जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इस फाइनल रिजल्ट की व्याख्या क्या लिखते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग मानों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ देखने की एक चीज है कि अगर इस प्रतिरोध में से कोई भी प्रतिरोध एक कट जाए, जल जाए किन्हीं कारणों से, तो अगर ये प्रतिरोध जल जाएगा तो पूरे परिपथ में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर कोई भी प्रतिरोध एक कट जाए या जल जाए तो एक प्रतिरोध के कट जाने या जल जाने से क्या होगा, पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह पूर्णतया बंद हो जाएगा, पूर्णतया अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन पहला आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब आपका दूसरा जो टॉपिक बनता है वो बनता है समानांतर क्रम संयोजन। अगला टॉपिक बनता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। जरा देखिए, अब समानांतर क्रम क्या होता है। आपको पता है कि रेल की दो पटरियां एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी कि इसे हम समानांतर स्थिति कहते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन समानांतर क्रम में कैसे होता है, देखिए इसको ऐसे करते हैं कि हम एक परिपथ बनाते हैं, ऐसे यहाँ सेल लगा दिया, छोटा बनाए क्योंकि अभी इसको प्रूफ भी तो करना रहेगा।
तो हमने क्या किया, एक परिपथ लिया ऐसे, एक कुंजी लगाया ऐसे। अब ये बिंदु हमारा ए मिला और ये हमारा बिंदु बी मिला। हम क्या करते हैं, 3 प्रतिरोध ले लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, और इन तीनों प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, ऐसे बिंदुओं ए और बी के बीच जोड़ देते हैं। क्या किया कि हमारे पास 3 प्रतिरोध होते हैं जिनको हम समानांतर क्रम में एक दूसरे के अगल बगल में बिंदुओं ए और बी के बीच में जोड़ देते हैं। हम मानते हैं ये प्रतिरोध R1 है, ये वाला दूसरा R2 है और तीसरा वाला R3 है। हम ये भी मान लेते हैं कि बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर जो है वो V है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि परिपथ में जब हम सेल को चालू करते हैं तो ये I धारा यहाँ से चलती है और यहाँ तक बिंदु ए तक धारा I आती है। अब क्या होता है कि यह I धारा 3 भागों में बट जाती है। ये होती है I1, दूसरी वाली होती है I2 और तीसरी वाली होती है I3। अब चूंकि हर प्रतिरोध से ऐसे ही धारा बह रही, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, फिर ये तीनों धाराएं मिल करके एक धारा बन जाती है I। तो चित्र में बिंदु A पर 3 धाराएं हो रही हैं, B पर क्या हो रही है, तीनों धाराएं मिल रही हैं और मिल करके I बन रही हैं। तो चित्रानुसार क्या हो जाएगा, चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कि जो चित्र है वो क्या दर्शा रहा है कि जो धारा I थी वही 3 भागों में बटी है और फिर वही 3 भागों की धारा आपस में जुड़ करके संपूर्ण धारा I के बराबर हो जा रही है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जा रहा है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि तीनों के सिरों के बीच का विभवांतर यानी बिंदुओं ए और बी के बीच का विभवांतर V समान है। तो हम क्या करेंगे कि I बराबर, चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R से। अब देखिए I1 बराबर क्या हो गया, V बटे R1। I2 बराबर क्या हो गया, V बटे R2। I3 बराबर क्या हो गया, V बटे R3। इसको मानो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जब समीकरण नंबर 1 में हम इन मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब हम क्या कहते हैं कि यदि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R इस प्रकार लिया जाए कि A और B के बीच विभवांतर V तथा धारा I हो, तो क्या हो जाएगा,
I इज इक्वल टू V अपान R। अब ये भी मान यहां रख दीजिए, तो V अपान R बराबर हो गया V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। इनमें में से हम V कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ V कॉमन लिया तो बचा 1 अपान R इज इक्वल टू, यहाँ सब में से V कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। जरा दोनों तरफ से B को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। या क्या होगा कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। क्या लिखा कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, ये चीज है आपको कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम के संयोजन में क्या करेंगे कि हम तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लेंगे और इन तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 को परिपथ के दो बिंदुओं A और B के बीच में जोड़ देंगे। तो जब हम इन तीनों प्रतिरोधों को परिपथ के दो बिंदुओं A और B के बीच में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि सेल से एक धारा I बहती है और यह धारा बिंदु A तक जाती है और A तक जाने के बाद इन प्रतिरोधों R1, R2 में R3 में क्रम से I1, I2 और I3 के रूप में जाती है। फिर जब ये बिंदु B पे आकर के मिलती है तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर क्या हो जाती है, I हो जाती है। इसका हम प्रयोग करते हैं चित्र के अनुसार, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हम क्या कहते हैं कि ओम के नियमानुसार V इज इक्वल टू IR होता है या I इज इक्वल टू B अपान R होता है। तो I1 बराबर क्या हो गया B अपान R1, I2 बराबर क्या हो गया B अपान R2, I3 बराबर क्या हो गया V अपान I3। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यदि बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R इस प्रकार लिया जाए कि A और B के बीच विभवांतर V तथा धारा I हो तो I इज इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V दोनों पक्षों में कॉमन ले लिया और काट दिया तो बचा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। या समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध या समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई एक प्रतिरोध फ्यूज हो गया, एक प्रतिरोध कट गया तो दो प्रतिरोधों से परिपथ में धारा बहती रहेगी, जबकि श्रेणी क्रम में आपको बताया गया था कि अगर एक प्रतिरोध कट जाएगा तो फिर परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो आपने श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन देख लिया। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आप आज से ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोनों में से कोई एक टॉपिक
पर न्यूमेरिकल या एक टॉपिक को सिद्ध करने के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।